हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस, लेकिन उससे पहले हमें स्टाफिंग और एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इसका कंसेप्ट समझेंगे। पहले आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब जो एचआरएम है ना, वो किसका पार्ट, हमारे मैनेजमेंट का प्रोसेस का पार्ट है। क्यों? विच डेवलप मतलब एचआरएम क्या करता है, डेवलप करता है किसको, ह्यूमन्स के एलिमेंट, ह्यूमन्स को डेवलप्ड एंड द मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज कंसिडरिंग देयर नॉलेज। मतलब किस चीज़ का डेवलपमेंट करता है इंसानों में, मतलब जो हमारे वहाँ एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं उनमें क्या क्या मतलब करता है। जैसे नॉलेज, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, उनकी स्किल को, क्रिएटिविटी, टैलेंट, पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव में मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना उसके लिए अच्छे से वर्क कर सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एचआरएम में हम ये भी देखते हैं कि भाई हमें ह्यूमन रिसोर्स की कितनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट निकालते हैं, सिलेक्शन द बेस्ट एम्प्लॉयज़ उनको सिलेक्ट भी करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, कंपनसेट करना एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज़, उनको रिवॉर्ड भी देना। इट आल्सो इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइज विद द गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। देखो हमने ये जो पैरा पढ़ा इसमें ना मतलब वही पॉइंट्स बता रहे हैं जो हमें स्टाफिंग के बारे में बता रहे हैं। तो हमने सोचा कि स्टाफिंग तो फिर क्या मतलब है, स्टाफिंग और एचआरएम में क्या डिफरेंस है। जनरली व्हेन देखो जब वो फंक्शन है ना कैरिड होता है छोटी स्केल पे, अगर वो काम किया जाता है ना लेवल ऑफ द इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय एवरी मैनेजर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ स्टाफिंग फंक्शन। जब कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब काम होता है तो हमें स्टाफिंग बोला जाता है बाय लाइन मैनेजर। बट व्हेन दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड एट लार्ज स्केल, जब यही फंक्शंस मतलब कौन से वाले, एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट करना, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कंपनसेट करना, रिवॉर्ड करना, अगर यही सब फंक्शन बड़े स्केल पे किया जाए एट अ लार्ज स्केल इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट। तब हम अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एचआरएम डिपार्टमेंट। गॉट इट। अब इस डायग्राम में हम पता चलता है स्टाफिंग इज़ द पार्ट ऑफ एचआरएम। हम क्या कहते हैं, मतलब एचआरएम ने एक बड़ा मतलब स्टाफिंग है ना सिर्फ एचआरएम का छोटा सा पार्ट है। और एचआरएम में सिर्फ एक ही चीज़ हम एलिमेंट नहीं मान के चलते, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। जैसे द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मतलब एक एक्टिविटीज़ नहीं होती, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। जैसे प्लानिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करने से क्या मतलब है हमारा, इट मीन्स डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब हमें कितने नंबर्स के मतलब कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस तरह की, मतलब हमें क्लर्क की चाहिए, मतलब हमें 4 एम्प्लॉयज़ चाहिए या 5, ये देखता प्लानिंग करता है। टाइप ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फिल द वैकेंट जॉब, मतलब किस तरह की इंसान की, मतलब किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, जैसे कि क्लर्क की, पीएन की, ये सब रिक्वायरमेंट है या फिर कैसे रिक्वायरमेंट है वो देखना कहाँ पे, एचआरएम में ही आता है। एम्प्लॉइंग पीपल, मतलब उन्हें फिर हमने मतलब रिक्वायरमेंट निकालता है, फिर उनको सिलेक्ट करता है, फिर उनको प्लेसमेंट ऑफ पर्सन एंड करियर ग्रोथ। हमें मतलब हमने अपॉइंट कर लिया, हमने जॉब दे दी, भाई लोगों को भी हाँ जॉब दे रही उन्हें, तो अब उनका करियर ग्रोथ मतलब उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें डेवलपमेंट करना, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्राइजल, मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी तो देखी जाती है, खाली यहाँ तक रुक के ही उनका काम नहीं बनता भैया एचआरएम वालों का, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। तो उन्हें इंक्लूडिंग फीडबैक भी देती है किस तरह वो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो। फाइनेंशियल कैसे उनके बोनस वगैरह देके, नॉन फाइनेंशियल कहना उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उन्हें एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करता, एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना, ना कि ये सोचे कि भाई ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, ठीक है भाई, एज अ उन्हें ह्यूमन बीइंग समझना। एंड अदर कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन के तौर पे आप बोलते हो रिकग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कीपिंग इन माइंड द क्वालिफिकेशन एंड अदर फैक्टर्स, मतलब उन्हें मतलब ये सब चीज़ें आती हैं। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पीपल्स, ठीक है। रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़ एंड द प्रोसीजर्स, मतलब खाली एचआरएम का काम यहाँ तक नहीं आएगा, ये सब भी आएगा। उन्हें सोशल सिक्योरिटी देना, उनको रिव्यू और ऑडिट वगैरह ये सब करवाना भी एचआरएम में आता है। ये की पॉइंट्स याद कर लेना। अब आता जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, सिलेक्शन के प्रोसेस। सबसे पहले आता है सिलेक्शन प्रोसेस। देखो सॉरी सिलेक्शन स्टाफिंग की प्रोसेस बोलते हैं हम। स्टाफिंग इज रेफर्ड एज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। इट
इट इज़ रेफर्ड एज लाइन एक्टिविटी बिकॉज द स्टाफिंग एक लाइन एक्टिविटी क्यों है, मतलब पहले तो हम प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग, तभी तो स्टाफिंग आएगा ना. इज अदर फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग इज आल्सो परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर्स. इसलिए ये क्या है, एक लाइन एक्टिविटी है. इट इज़ अ स्टाफ एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट. भाई स्टाफ एक्टिविटी क्यों है, बिना स्टाफ के क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है, तो इसने क्या बोला कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है मैनेजमेंट का, लाइक द मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरह ही स्टाफिंग भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है. we have human resource management department also in large organization. देखो जब मैंने जो पीछे बताया था कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो स्टाफिंग बोलती है, लेकिन जब बड़े बड़े डिपार्टमेंट, जहाँ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तो एक अलग से डिपार्टमेंट बना होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. वो तो अपना अलग से ही बना के रखते हैं. तो उसने क्या कि हैज़ आल्सो अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये सब होता है. अब आते हैं इसके स्टेप्स. सबसे पहले भाई हमें ये जानना है कि हमें रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारा पहला स्टेप ही क्या होता है, स्टाफिंग का रिक्वायरमेंट देखना, मतलब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें कितने लोगों की ज़रूरत है. स्टाफिंग प्रोसेस बीइंग विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट विच मीन्स, मतलब फाइंडिंग आउट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय. मतलब ये नहीं देखना हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, ये भी देखना उसके साथ साथ कि किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट में किस तरह के लोगों की ज़रूरत है. ठीक है, नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन अ नियर फ्यूचर में किस तरह के मतलब किस तरह के उसको वो अपॉइंट करवाने हैं. तो मैन पावर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली टू फाइंड आउट द पीपल नीडेड बट आल्सो टाइप ऑफ पीपल. ये खाली नंबर ऑफ पीपल नहीं देखेगा, ये टाइप ऑफ पीपल भी देखेगा. टाइप मीन्स व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन एजुकेशन, राइट. मतलब टाइप से मतलब क्या है कि क्वालिफिकेशन एजुकेशन देखेगा, बैकग्राउंड ऑफ द पीपल होम वी नीड टू अपॉइंट, जैसे होम वी नीड टू, मतलब जैसे हमें अपॉइंट करना, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब भी देखी जाएगी. वाइल असेसिंग द टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड कंपनी शुड आल्सो मेक पॉलिसी रिगार्डिंग नंबर ऑफ पीपल टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस वुमेन. मतलब जो भी हमें निकालना है कि भाई जैसे हो गए कितने हो गए, रिजर्वेशन के तौर पे देखा जाता है ये, मतलब पॉलिसीज़ रिगार्डिंग बता रहा है ये कि वुमेंस को कितनी देनी है, बैकवर्ड क्लासेस लोगों को कितनी देनी है, वुमेन फॉर माइनॉरिटीज़, मतलब ये सब देखी जाती है. कंपनीज़ में भी ये सब देखा जाएगा. अब हमें कैसे रिक्वायरमेंट निकालनी है कंपनी में, 3 तरह से हम देख सकते हैं. वर्कलोड एनालिसिस, पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी कंपनी में काम कितना है. दिस रिक्वायर फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिज़ाइन और इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. मतलब हमें ये देखना है कि कौन से एरिया में वेरियस जॉब डिज़ाइन जो परफॉर्म हो रही है, जो मतलब जहाँ मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह का काम डिपार्टमेंट में ना, हमें ये देखना है कि नंबर और टाइप ऑफ पीपल देखने हैं डिपार्टमेंट वाइज. ठीक है, जहाँ भी हमें तो डिपार्टमेंट में ये देखना है. एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, देन हमें क्या देखना है, इट मीन्स एनालिसिस एग्जिटिंग वर्कफोर्स, जो हमारा काम चल रहा है हमें वो देखना है. फिर एम्प्लॉय ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ना उस जॉब पे, वो देखना जॉब पोजीशन. एंड हाउ मैनी ऑफ देम आर ओवर बंडल्ड एंड अंडर बंडल, मतलब अंडर बंडल्ड. तो हमें अब ये तो चेक कर लिया भाई, हाँ भाई इतना की ज़रूरत है भाई है और इतने ऑलरेडी काम भी लगे हुए हैं. हमें ये भी तो देखना है हाउ मैनी, हम ज़्यादा कितने या कम कितने पढ़ रहे, ज़्यादा है तो या कम, ये सब भी देखना है. इन दोनों को कंपैरिजन करना है. आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस, हमने वर्कलोड देखा और वर्क फोर्स भी देखा. द मैनेजर कंपेयर बोथ एन एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स इंडिकेट अंडर स्टाफिंग एंड यू need to appoint more people, where excess of workforce overloaded indicate over staffing you need to remove. मतलब हमने ये देख लिया भाई हमारे पास काम कितना है, काम जान लिया कितना है, फिर हमें ये भी तो देखना है ना कि कहीं हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तो नहीं लग रही है, कम करें. अगर कम लग रहा है तो हम अपॉइंटमेंट निकाल देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा है तो हमें उन्हें रिमूव करना होगा. यहाँ बोला गया है इंडिकेट ओवर स्टाफिंग अरे यू नीड टू रिमूव और ट्रांसफ़र, रिमूव करना या फिर स्टाफ को जितने भी है जो भी ओवरलोडेड है उन्हें ट्रांसफ़र करना एम्प्लॉय कहीं और जॉब पे, मतलब कहीं और कुछ काम पे ट्रांसफ़र करना. एज बोथ ओवर स्टाफिंग एज वेल अंडर स्टाफिंग आर अंडर डिज़रेबल, मतलब ज़्यादा और कम दोनों ही हानिकारक है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. द मैनेजर, जो मैनेजर होता है वो ट्राई करता है टू फाइंड आउट द मैन पावर रिक्वायरमेंट बाय इक्वालिटी, मतलब दोनों बना के रखता है कि भाई हमें ना तो ज़्यादा एम्प्लॉय लगे ना ही कम अपॉइंट करने पड़े. अब आता है रिक्वायरमेंट. सेकंड हमने देख लिया हमें कितने इंसान चाहिए. अब होता है रिक्वायरमेंट. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ
इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये देखना है कि अप्लाई फॉर द जॉब कौन कौन कम अप्लाई कर रहा है। आफ्टर असाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स, हमने ये देख लिया भाई कितने नंबर में कितने इंसानों की ज़रूरत है, कितने पीपल्स की ज़रूरत है और किस तरह की चाहिए, मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। द मैनेजर ट्राई टू मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई, मतलब जो मैनेजर होता है ना वो रिक्वायरमेंट निकालता है भाई, और वो ये सोच के मतलब रिक्वायरमेंट निकालता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें जॉब के लिए, क्योंकि सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सिलेक्ट बेटर कैंडिडेट। ठीक है, इफ़ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए अगर हम वो अंदर से ही ले लें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही ले लें थ्रू द ट्रांसफ़र, एंड कैसे ट्रांसफ़र या प्रमोशन करो, देन इट इज़ वेरी इकोनॉमिकली, मतलब ये हमें सस्ता पड़ेगा एंड फास्ट और जल्दी रहेगा। बट जनरली ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फुलफिल इन रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन हम देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो बाहर से ही ले जाते हैं ज़्यादातर, मतलब रिक्वायरमेंट्स निकाल के। टू रिक्रूट पीपल रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट वेरियस प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट कंसल्टेंट होते हैं या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनसे कंसल्ट करता है कि भाई हमें इतने इतने लोगों की ज़रूरत होती है। बट द मोस्ट कॉमन वे टू रिक्रूटमेंट फ्रेश टैलेंट इज़ थ्रू द एडवर्टीजमेंट, लेकिन देखा जाता तो एडवर्टीजमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कंपनी एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर्स वगैरह में दिखाती है, एंड मैनी जॉब सीकर्स आफ्टर रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, हमने ये भी, अब सेकंड हो गया रिक्वायरमेंट, अब आता है थर्ड सिलेक्शन से क्या है, अब आता है सिलेक्शन में क्या होता है, इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट। मतलब सिलेक्शन में क्या है भाई, रिक्रूटमेंट निकाल दी, बंदों ने अप्लाई किया, तो अब उनमें जो इंटरव्यू के लिए आएंगे हैं, इंटरव्यू जो भाई जिसने टेस्ट क्लियर कर लिया वो इंटरव्यू के लिए आएंगे, तो उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। इट रेफर चूजिंग, मतलब चूज़ करना मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को टू फिल द वैकेंट, ताकि जो हमने पोस्ट निकाली है ना, जिस पोस्ट के लिए हमने वैकेंसीज वगैरह निकाली है, जो पोजीशन उसके लिए। द सिलेक्शन इज़ डन थ्रू, और सिलेक्शन किस के थ्रू की जाती है, इन्वॉल्व टेस्ट के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू, पहले टेस्ट होता है फिर इंटरव्यू होता है उसके थ्रू। सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ रिजेक्शन कैंडिडेट बाय सिलेक्शन इस कैंडिडेट, मतलब हम ना, जैसे कि हम सिलेक्शन प्रोसेस है ना एक तरह का जो नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों, सिलेक्शन में ना जैसे 100 लोग आए, हम उनमें से सिर्फ 50 को सिलेक्ट कर पाए हैं, तो फिर एक तरह का नेगेटिव प्रोसेस भी है। द मेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्शंस आर टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, जो हमारे पास है ना जितने भी कैंडिडेट है उनमें से बेस्ट को चूज़ करना। क्यों नेगेटिव कहता है, इसलिए द मेक सिलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमें ये भी बताया जा सकता है कि हम ये सिलेक्शन के दौरान ही उन जो कैंडिडेट है ना जो सिलेक्ट हुए उनको ये बताना कि भाई कितना सीरियसली काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, हम ऐसे ही किसी को अपॉइंट नहीं करते। ठीक है, अब आता है प्लेसमेंट, सिलेक्शन हो गया, अब प्लेसमेंट देना, उन्हें जॉब पे लगाना। प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग द पोस्ट, मतलब उन्हें पोस्ट देना बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही सिलेक्टेड, मतलब उसके या फिर वो कहते नहीं कि भाई उसको सिलेक्शन हो गया। प्लेसमेंट मतलब बोले तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज आस्क टू ऑक्यूपाई द वैकेंट पोजीशन। ठीक है, और वो उस पोजीशन के लिए जो उसने अप्लाई किया है ना उस पर अपॉइंट हो जाता है। ओरिएंटेशन मतलब रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज़ टू द एग्जिटिंग एम्प्लॉय। ओरिएंटेशन बोले तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना उस कंपनी में उनके सामने नए बंदे को इंट्रोड्यूस करवाना। एम्प्लॉय लार्ज ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू फैमिलियर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना तो उनमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं ताकि जो नए एम्प्लॉय है ना वो पुराने एम्प्लॉय के साथ फैमिलियर हो सके। वेयर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है टेक अ न्यू एम्प्लॉय ऑन राउंड एंड इंट्रोड्यूस हिम एग्जिटिंग, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना वहाँ पे ना ऐसा कुछ नहीं होता, बस गए न्यू ऑन राउंड, भाई गए राउंड पे उन्होंने बता दिया भाई ये तुम्हारा नया एम्प्लॉय है, इसे काम वाम बताओ। ठीक है, ऐसा ही होता है। देन फिफ्थ आता है ट्रेनिंग, भाई सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट भी हो गया, अब उसे थोड़े बहुत समझाना सिखाना भी, तो ताकि और उसका डेवलपमेंट होना, उसे प्रमोशन वगैरह भी देना टू इम्प्रूव द। और सबसे बड़ी बात हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों देते हैं, ताकि वो जो बंदा लगा है वो काम में इम्प्रूव कर सके। टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंट
content of the employees and to motivate them, it is necessary to provide training and development opportunity for employees so that they can reach to top and keep improving their skill. ठीक है, और ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि उसकी स्किल्स क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके. ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन आवर्स ट्रेनिंग सेंटर्ड और अरेंज विद सम इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो तो घंटों के हिसाब से ट्रेनिंग देती है या फिर कुछ अरेंज करती है इंस्टीट्यूशन में to provide training for the employee. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉय, खाली वो मोटिवेट नहीं करते बट दिस इम्प्रूव द इफ़िशेंसी ऑफ वर्क आल्सो. वो खाली भाई देखो, अगर वो मोटिवेट हो रहा है या फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है एम्प्लॉय को, वो अपना वर्क भी तो अच्छे से करेगा, ताकि वो काम अच्छे से करेगा तो इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्क. भाई काम की भी तो गुणवत्ता भी अच्छी होगी, इसलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रेनिंग और मोटिवेशन है ना, खाली मोटिवेट करने के लिए, सॉरी ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट है ना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए नहीं दिया जाता, वो काम की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है. बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट टू देयर एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड ये भाई उन्हें अपॉर्चुनिटी वगैरह देना, उससे पहले उनकी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करवाती है कौन, कंपनियाँ. इन द मोस्ट, यहाँ तक तो मतलब ये जो 5 थे ना, ये बेसिक थे, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन हो ना यही स्टेप अपनाती है. लेकिन इन द मोस्ट लार्ज स्केल कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ना, उनके पास है ना HRM, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, विच परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन बट इन स्मॉल. ये HRM के थ्रू स्टाफिंग फंक्शन है, बट जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं ना, द लाइन मैनेजर, जो लाइन मैनेजर होता है ना, ओनली परफॉर्म ऑल द फंक्शन, ये वही करता है. सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ नो ह्यूमन, जो छोटी कंपनियाँ ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास HRM ऐसा ही कुछ डिपार्टमेंट नहीं है, बट इंक्लूडिंग फ्लोइंग स्टेप आल्सो इन द स्टाफिंग प्रोसेस. बट ये स्टेप, ये जो फॉलोइंग में कुछ 3 पॉइंट्स और बताऊंगी, बट ये स्टेप जरूर फॉलो किए जाते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो. परफॉर्मेंस अप्राइजल, मतलब हमें ट्रेनिंग दे दी उनको, एम्प्लॉयज़ को मैंने अपॉइंट करते उनको ट्रेनिंग दे रहा है. परफॉर्मिंग द जॉब फॉर समथिंग देयर इज़ नीड दैट एम्प्लॉय परफॉर्म मस्ट बी इवेल्यूएट. जो वो काम कर रहा है ना ट्रेनिंग के बाद, हाँ, उसको इवेल्यूएट भी किया जाता है. परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस अप्राइजल रेफर्स टू इवेल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स. ठीक है, उसको काम को इवेल्यूएट भी किया जाता है. द स्टैंडर्ड आर मेड नोन टू एम्प्लॉयज़ इन एडवांस. ठीक है, सुपरवाइजर प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल. ठीक है, जो सुपरवाइज़र होता है ना, वो फीडबैक भी देता है. ये तो था पहला परफॉर्मेंस अप्राइजल. अब आता है सेकंड, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. भाई जो काम अच्छे से करेगा उसको प्रमोशन दिया जाएगा. जैसे प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग द प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे या जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रमोशन का मतलब सिर्फ उन्हें हायर पे देने का मतलब नहीं होता. प्रमोशन का मतलब होता है उन्हें जॉब हायर पोजीशन पे जाना ही नहीं, उन्हें पे देने का ही भी नहीं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है. उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है उन्हें. जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस दे आर गिवन प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर जॉब पोजीशन. ठीक है, एंड थर्ड आता है कंपनसेशन. में हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो किसी तरह से. इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब, मतलब वो डिपेंड होता है प्राइस ऑफ द जॉब. इट इंक्लूड पे करना, रिवार्ड देना और अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉय. इट इंक्लूड द डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट होते हैं. जैसे डायरेक्ट पेमेंट तो हम बोल सकते हैं वेजेस के तौर पे देते हैं, सैलरी के तौर पे देते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट पेमेंट क्या बोलते हैं, उनका मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उन्हें इंश्योरेंस, उनका इंश्योरेंस करवाना. ठीक है, वो सब बात है. दी मैनेजर्स मस्ट फिक्स द राइट कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन और टाइप ऑफ जॉब. मतलब जो मैनेजर है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो ना क्वालिफिकेशन के बेस पे और जॉब किस तरह की है, कितनी खतरनाक है, या उसके हिसाब से उनकी कंपनसेशन, उनकी क्या कहते हैं कंपनसेशन की वैल्यू को, या किस तरह कंपनसेशन देना उन्हें बताना आता है. ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंशियल आदर टू, मतलब डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट कौन सी होती है, टाइम बेस्ड पेमेंट. टाइम बेस्ड पेमेंट मतलब दिस प्लान मीन्स सैलरी वेजेस आर पेड, जो दी जाती है डेली, वीकली या मंथली होती है. और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट कौन सी होती है, अंडर दिस मैथड द पेमेंट इज मेड टू एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीस, और यूनिट कितना काम किया उसने, मतलब कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसके हिसाब से दिया जाता है. ठीक है, सम पे प्लान यूज टाइम बेस्ड पेमेंट इन कॉम्बिनेशन विद सम इंसेंटिव्स जैसे बोनस,
कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है, टाइम बेस के हिसाब से। और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर वेरियस फैक्ट बिफोर फिक्सिंग द कंपनसेशन, फिर कंपनसेशन फिक्स करने से पहले वो कई फैक्ट्स को देखती है, जैसे लेबर लॉ, मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट्स और यूनियन पॉलिसी, कॉम्पिटेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा। इन सब को ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो मैनेजर है, वो जो एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन वैल्यू डिसाइड करता है। थैंक यू, इट्स टुडेज ओवर।